इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हैं, संबोधित कर रहे हैं। 647 वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसके अलावा 41 अवर अभियंताओं को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। हम रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बड़े पैमाने पर 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम अब तक हम लोगों ने पूरा किया। अब याद करिए, हम वृक्षारोपण तो करते हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी, जन सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7-7.5 वर्ष में इसके अच्छे परिणाम आए हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के इस कार्य की प्रशंसा की, किसानों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। लेकिन एक बड़ा दायित्व जो 647 वन रक्षक आज तैनात हो रहे हैं, नियुक्त हो रहे हैं, इनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग के बाद यह दायित्व आने वाला है। दूसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है और वह भी ईमानदारी के साथ, पॉजिटिवली, जन सहभागिता के साथ जुड़ते हुए कैसे हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इस कार्यक्रम को भी हम लोग अच्छे ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। इसके 41 इंजीनियर भी आज यहां पे तैनात हो रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आज आप देख रहे होंगे, ज्यादातर नदियां जो हमारे जल की बेहतरीन स्रोत थी, इन नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देश की सबसे पवित्रतम नदी गंगा नदी को उन्होंने अविरल और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसके परिणाम सामने आए, लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जिम्मेदार जो संयंत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, संगठन संस्थाएं हैं, इनको नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को अपनाने के लिए तैयार करना। ये सभी कार्यक्रम अगर एक साथ निरंतर रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दें तो स्वाभाविक रूप से हम लोग प्रकृति को भी बचा पाएंगे और पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। इसके साथ ही 647 जो वन रक्षक हैं, इनके साथ वन्य जीव रक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। एक बड़ा दायित्व होगा ये, क्योंकि जब एक और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में चीजें हमें इस सीजन में हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं, वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए तात्कालिक रूप से चिंता का विषय बनता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जनहानि एक परिवार की जनहानि होती है, समाज की जनहानि होती है। और यह जो हानि है, इसके कारण बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जब किसी वन्य जीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा, अतिक्रमण होगा, तो वह उससे दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन करेगा और आसानी से मानव बस्तियां इसकी चपेट में आती हुई दिखाई देती है। हमें इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित होना है और फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना है। नहीं, अगर किसी गन्ने के खेत में या किसी जगह, क्योंकि तराई के क्षेत्र में जिन जिन जनपदों में ये शिकायतें मिली हैं, ये वे क्षेत्र हैं
जहां पर जंगल और खेती एक दूसरे से सटी हुई दिखाई देती है, और जब भी ये स्थिति होगी, जंगल के अंदर पानी भरा, जंगली जानवर अपने बच्चों से या फिर अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं भी जंगल से पलायन करके खेतों की तरफ आते हैं, गन्ने के खेत में। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से है। ट्रांसपोर्ट नगर के बिल्डिंग गिरने का जो मामला था, बिल्डिंग गिरने के मामले में जांच में कई खुलासे सामने आए हैं। 2 फ्लोर का नक्शा पास कर तीसरी मंजिल को खड़ा किया गया था। सिर्फ 2 फ्लोर का नक्शा पास था, जबकि तीसरी मंजिल बिना नक्शे के बनाई गई। 7 मीटर तक की तीसरी ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। बनाने की अनुमति पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की जांच में बिल्डिंग के कॉलम कमज़ोर मिले। बिल्डिंग के लोड के हिसाब से ये कॉलम कमज़ोर थे। सीएम के निर्देश पर टीम जांच कर रही है। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं। जो हादसा हुआ उसमें कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, जिसमें एक बात सामने निकल कर आई कि जो तीसरी मंजिल यहाँ पर बनाई गई थी उसका नक्शा पास नहीं था, जबकि बिल्डिंग में सिर्फ 2 मंजिल तक ही बनाने के लिए नक्शा पास किया गया था। ऐसे में इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच जारी है। बिल्डिंग गिरने के मामले में कई खुलासे यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा जो कॉलम थे बिल्डिंग के, वो भी ये कहा गया है कि काफ़ी कमज़ोर थे। तो 2 फ्लोर का नक्शा था, 3 फ्लोर यहाँ पर बनाए गए। 7 मीटर तक थी ऊंची बिल्डिंग बनाने की अनुमति। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ हैं। राशिद, और क्या कुछ अपडेट आपके पास और किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? देखिए रवि, आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत जो गिरी थी उसको लेकर लगातार अब जांच शुरू हो गई है। अगर बात की जाए एलडीए की, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में 2 मंजिला इमारत का नक्शा पास था, लेकिन 3 मंजिला इमारत बनी तो उसी को लेकर आप कार्रवाई को। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको रवि ये बता दूं कि लखनऊ के अंदर आप किसी भी जोन में चले जाइए, बगैर नक्शे की इमारत जो आपको बनी दिखेगी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एलडीए के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो पैसा दे के उस तरह का काम कर देते। लखनऊ में इस वक्त हजारों बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें अवैध निर्माण चल रहा है, बेसमेंट खुदे हुए। लेकिन क्या है कि अधिकारियों से जब बात कीजिए तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि नक्शा पास है, लेकिन बाद में जब घटना हो जाती है तब इस तरह का मामला सामने आता है। देखिए, अवैध निर्माण अगर बिल्डर ने कराया है, बिल्डर पे एफआईआर हुई है, लेकिन जिसने नक्शा पास किया है या उस क्षेत्र का जो इंस्पेक्टर है या जज है, क्या उसने वहाँ पे निरीक्षण नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एलडीए की भी जो जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी, क्या बिल्डर पे ही कार्रवाई होगी या जिसका बिल्डिंग थी उस पर कार्रवाई होगी, या एलडीए के अधिकारी भी इसकी जद में, क्योंकि लगातार ऐसा देखा गया लखनऊ में ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले अलाया अपार्टमेंट भी गिरा था, उसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि अधिकारियों पे कार्रवाई ना होके बिल्डर पे कार्रवाई हो जाती है, खाना पूर्ति करके सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जी रवि, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस मसले पे होती है कि नहीं होती ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि आगे से इस तरीके से पुनरावृत्ति ना हो। बहुत शुक्रिया राशिद आपका जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। सीएम योगी का आज दौरा है। एक्सपो मार्ट में तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। पीएम के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ भी बैठक वहां पर रखी गई है। जेवर एयरपोर्ट का भी दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है। जेवर में चल रहे एयरपोर्ट के कार्य का निरीक्षण करेंगे। जेवर में एनआईएल के अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। जीबीयू में ही रात्रि प्रवास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, इनको परखने के लिए आज मुख्यमंत्री का दौरा है। पीएम के आगमन से पहले तैयारियों का वो वहां पर जायजा लेने जा रहे हैं। एक्सपो मार्ट में तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी वहां पर रखी गई है। जेवर एयरपोर्ट पर भी सीएम योगी का दौरा है। एयरपोर्ट पर जो कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे। एनआईएल अधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है, और रात्रि प्रवास जीबीयू में ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और देवरिया से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सभासदों ने राजस्व निरीक्षक को जमकर पीटा है, और पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभासदों ने राजस्व निरीक्षक को ही जमकर पीट दिया, और वहां पर पास लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। सदर कोतवाली में 4 सभासदों के खिलाफ केस दर्ज भी कर दिया गया है। मामूली विवाद हुआ था, और
मामूली विवाद के बाद ये मारपिटाई यहां पर शुरू हो गई। ये देवरिया नगर पालिका का पूरा मामला है, जहां पर पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत नगर पालिका परिषद कार्यालय में एक कर्मचारी को मारने पीटने संबंधित वायरल वीडियो के संबंध में पीड़ित कर्मचारी द्वारा थाने कोतवाली में दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। देश भर में आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके आजादी के दौरान के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ करके वे आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे, आंदोलनों में भाग लिया, जेल की यातना सही, लेकिन आज़ादी के उस आंदोलन से कभी विचलित नहीं हुए। और यही कारण था कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनके द्वारा किए गए योगदान लगातार किए गए संघर्षों के लिए उन्हें स्वतंत्र भारत में देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गुरुत्तरदायित्व उनके ऊपर सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से आज़ादी के पहले 1947 से लेकर के लगातार संविधान बनने के उपरांत प्रथम आम चुनाव और उसके उपरांत भी जो सरकार बनी थी उसके मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश में थी। उस समय के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों इसके लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और उस समय के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की थी, जिस पर आधारित है आज का हमारा उत्तर प्रदेश। 1954-55 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को देश के गृह मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। राजभाषा हिंदी हो इसके लिए उनका प्रयास अत्यंत ही स्तुल्य है। रेवेन्यू के सेक्टर में उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म आज भी एक गरीब को न्याय प्रदान करते हैं। भारत माता के ऐसे महान सपूत आज जिनकी 137वीं पावन जयंती है, 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपनी भौतिक यात्रा को संपन्न करते हुए उनका निधन हुआ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किए गए कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे। मैं इस अवसर पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए उत्तर प्रदेश के विकास के कार्यों को की आधारशिला रखने के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहराइच में दहशत फैलाने वाले 5वें भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। बता दें कि महसी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिसैया चूड़ामणि गांव में वन विभाग ने भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजरा और जाल लगाया था। मंगलवार सुबह एक भेड़िया जाल में फंसकर पिंजरे में कैद हो गया। वन कर्मियों ने भेड़िए को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय भेज दिया है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि एक भेड़िया पिंजरे में कैद हुआ है। उन्होंने बताया कि 4 भेड़िया पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि अन्य एक भेड़िए को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। देखिए 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका खराब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। अभी ये जो है इसको कवर्ड करके रखा गया, इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया, एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा ये है? लंगड़ा नहीं है। हाँ। ये सही सलामत है। अच्छा। कोई हमीरपुर में सिक्योरिटी मनी रिलीज करने के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगने वाले पीडब्ल्यूडी के जेई को एंटी करप्शन बांदा की टीम ने रंगों हाथों पकड़ा है। टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते जेई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामला जिला मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय का है, जहां से एंटी करप्शन टीम ने एक ठेकेदार की शिकायत पर विभाग के जेई रमेश गुप्ता को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्रकरण ये है कि जो रमेश गुप्ता जी हैं, जो जेई है, ये लगभग 11 साल से नगर पंचायत सुमेरपुर में जेई की चार्ज में है और लगातार इनके द्वारा बहुत भ्रष्टाचार किया जा रहा था। अभी मेरे पास 5 तारीख को एक ठेकेदार आया जिसने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि जेई साहब उनका खुद का पैसा जो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा है ठेकेदारी का, 2 लाख रुपए निकालने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। तो मैंने जो एंटी करप्शन टीम बांदा की है उनसे संपर्क किया। 6 तारीख को हमने उनको शिकायत दी। फिर उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे 9 तारीख को आए और उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग में रंगे हाथों पैसे देते पकड़ा और अभी कोतवाली हमीरपुर में इनको लाए हैं। इसके बाद इनको बांदा ले जाएंगे। संभल के हया थाना इलाके में 7 लाख का बकाया वसूली करने पहुंची प्रशासन की टीम ने अवैध ई रिक्शा चार्जिंग का स्टेशन पकड़ा। प्रशासन ने मौके से 28 ई रिक्शा और बाइक बरामद की हैं। बताया गया कि यहां आसपास के घरेलू कनेक्शन से जमीन में बिजली लाइन बिछाकर बिजली की चोरी की जा रही थी और चार्जिंग के नाम पर प्रतिदिन 50 से 60 रुपए वसूले जा रहे थे। तारिक खां और तैया नाम के व्यक्ति है जिनकी बल्दियत है हसन जान खां, वो रहने वाले हैं अमान खेल मोहल्ला सराय तरीन के। उनके खिलाफ एक विद्युत की आरसी है करीब 3,45,000 रुपए की और बैंक की आरसी है करीब 3,80,000 रुपए की। करीब 7.5 लाख रुपए के आसपास उनके ऊपर बकाया था प्लस ब्याज के साथ। तो उसी की वसूली के सिलसिले में कुर्की के लिए हमारी टीम गई हुई थी। तो वहाँ जानकारी मिली कि उन्होंने करीब 30 से 40 ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट बनाया हुआ है। तो जब स्थानीय भ्रमण करके देखा गया तो पाया गया कि वो चार्जिंग पॉइंट पूरी तरह से इलीगल है। वहाँ पे कोई कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं है। आसपास के घरों से 2-3 कनेक्शन, उन्होंने घरेलू कनेक्शन को की लाइनें खींचकर अवैध रूप से चार्जिंग पॉइंट बनाया हुआ था। तो विद्युत विभाग के लोगों को बुला के उसके खिलाफ कार्रवाई कराई गई है। वो बिल्डिंग कॉमर्शियल रूप से यूज हो रही है, लेकिन संभवतः उसका। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र में हरदेव राजा के देवस्थान पर बेलन पूजा के लिए महिलाओं के साथ गए 4 किशोर गंगा नदी में नहाते समय डूब गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई जबकि 2 को बचा लिया गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। ककरहिया नाला में बिजली खेड़ा गांव के 4 बच्चे नहाने गए थे, जिसमें 2 बच्चों की बाहर नहीं आए। इस पर गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से तलाश कराई गई। दुर्भाग्यवश 2 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। दोनों बच्चों की उम्र 11 साल के करीब है, जो कि बिजली खेड़ा गांव के रहने वाले हैं।
उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के एक युवक दिलशाद उर्फ अमन ने हिंदू बनकर एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। बता दें कि युवक बागपत का रहने वाला है और सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। युवक ने नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हुए युवक ने नाबालिग का वीडियो भी बना लिया और ब्लैकमेल कर 4 लाख रुपए की मांग भी की। पूरे रुपए न मिलने पर युवक ने नाबालिग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बांगरमऊ क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया कि उसे एक गैर संप्रदाय का युवक लिफ्ट दे करके साथ में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और गैर संप्रदाय युवक के बारे में पता लगाया गया, जो कि बागपत जिले का रहने वाला था, जिसका नाम दिलशाद है। उसको तत्काल बांगरमऊ थाने की टीम ने अरेस्ट किया और विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।